सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, कॉलेजियम इसके लिए बनाया जाए। जैसे सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति होती है, कुछ उसी अंदाज में अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। यह फैसला क्या मायने रखता है, इस फैसले को लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, साथ ही साथ में इस फैसले की जरूरत क्या पड़ी, महाराष्ट्र की राजनीति हो या हाल के दिनों के कुछ सवाल हो जब चुनाव की घोषणा हो रही थी, चाहे वो हिमाचल गुजरात के हों, इन सारी चीजों से क्या लेना देना है, किस तरह से कनेक्टेड है ये फैसला, जैसी कई बातों पर आपको जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो इस फैसले के बारे में बताइए, ये फैसला कितना अहम है, कितना ऐतिहासिक है? देखिए, चुनाव सुधार की दिशा में पहला बड़ा और ऐतिहासिक काम है ये। चुनाव को लेकर बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, वो अब सरकार का साथ देता है, सरकार का पिट्ठू बन गया है। इस दिशा में जिसकी भी सरकारें रहीं, उसने कभी कोशिश नहीं की कि चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। हर प्रधानमंत्री, हर सरकार यही चाहती रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे लोग बने जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनके पीछे पीछे चलें। मुझे याद है अच्छे से लाल कृष्ण आडवाणी जी का भाषण है 2012 का संसद में, तब उन्होंने ये बात कही थी, सेम चीज़, कि अगर हमको चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बरकरार रखना है तो एक ऐसी सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसी कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें विपक्ष के नेता की भी भूमिका हो। यानी वो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, एज इट इज फॉर्मूला आज सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रधानमंत्री हो और उसके अंदर विपक्ष का नेता हो और देश का मुख्य न्यायाधीश हो। वही चीज को आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तीन आदमी मिलकर देश के चुनाव आयोग में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, कौन चुनाव आयुक्त होगा, ये 3 मेंबर कमेटी तय करेगी जब तक कि संसद कोई कानून ना बना ले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयुक्त तो आप याद करिए, 75 साल में अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 चुनाव आयुक्तों के नाम लीजिए, लिंगडो और शेषन को छोड़ के, तो हम और आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति चुनाव तो रहे जो सरकार के पिट्ठू बन के रहे, सरकार के जो कहने पर हम या कुरैशी जैसा एक नाम याद आ जाएगा, वो भी इसी वजह से आएगा क्योंकि सरकार के खिलाफ या ऐसा माना जाता था कड़े फैसले। बिल्कुल, तो मतलब गिने चुने लोग ऐसे रहे जो अपनी छाप छोड़ पाए हैं। शेषन का नाम ही एकमात्र है जो बिल्कुल पुरजोर तरीके से सामने आता, टी एन शेषन साहब का। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि देश का चुनावी सिस्टम पाक साफ हो, और वो पाक साफ तभी हो सकता है जब उसका एम्पायर न्यूट्रल हो। अगर एम्पायर किसी टीम के साथ मिला होगा तो जो टीम को चाहेगा उसी टीम को जिता देगा। एक महत्वपूर्ण बात यह कि मैं दर्शकों को ये बता दूं, के एम जोसेफ साहब, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ साहब की अध्यक्षता वाली पीठ थी, और उसमें जो नाम और हैं पीठ में, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार इसमें शामिल थे। ये जो बेंच थी जिसने फैसला लिया है, किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे अब जब ये फैसला लागू हो जाएगा? तो देखिए, उदाहरण के लिए चुनाव आयोग पर हाल ही में इल्ज़ाम लगा कि वो बीजेपी के दबाव में काम करता है, खासकर तब जब किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट होता है। ये इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी ने अक्सर लगाया कि वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी या पीएमओ में बैठ के चुनाव आयोग की तारीखें बनती हैं और रिलीज चुनाव आयोग से की जाती हैं। इस तरह के इल्ज़ाम लगे। ये इल्ज़ाम तक लगे कि जिन राज्यों में एक साथ चुनाव होने चाहिए, खासकर गुजरात और हिमाचल के, पिछली बार का भी आपको याद होगा कि ये अलग अलग चुनाव इसीलिए कराए गए ताकि गुजरात में वो कुछ और अनाउंसमेंट्स कर पाएं और अपनी जीत को तय कर पाएं। ये इल्ज़ाम भी लगे। तो ये तमाम चीज़ें, जब इंडिपेंडेंट चुनाव आयुक्त होगा, जब एक कमेटी बनाएगी, पहली बात तो वहीं से शुरू करते हैं, कमेटी में एक विपक्ष का नेता भी है, तो जब आप चीफ जस्टिस को मैनेज कर पाएं, यह अमूमन होता नहीं है। तो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष का नेता, इनको एक व्यक्ति पर एक राय बनाने के लिए वाकई में मेहनत करनी होगी। वो कंसेंट आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। अगर आप कंसेंसस के बाद किसी को वो जिम्मेदारी सौंप देंगे तो वो व्यक्ति उस कमेटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि इसके लिए कि प्रधानमंत्री का पसंद का है या विपक्ष के नेता के पसंद का है या चीफ जस्टिस के पसंद का है। उस वक्त में जब इंडिपेंडेंट न्यूट्रल बन जाएगा, एम्पायर चुनाव आयोग न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रलिटी के आधार पर ही तमाम फैसले करेगा, चाहे वो सरकार के साथ में हो, सरकार के विरोध में हो, या उपचुनावों की बात ही क्यों ना हो। बार बार चुनाव आयुक्तों को ये कहना, या इनको ये कहना पड़े या बोलना पड़े कि हम निष्पक्ष संस्था हैं, ये निष्पक्ष केवल कहने से नहीं होगा। आज कोर्ट में भी ये कमेंट किया गया है कि निष्पक्ष हैं, इससे काम नहीं चलेगा, निष्पक्ष रहना भी पड़ेगा और निष्पक्ष दिखना भी पड़ेगा और निष्पक्ष बनाना भी पड़ेगा। क्या कोर्ट के इस फैसले को अब सरकार कोई चुनौती देगी या सरकार के लिए कोई परेशानी का सबब ये दिखाई पड़ता है आपको फैसला? देखिए, अब सरकारें चाहती हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक पीठ जो भी हैं, वो उनकी पिछलग्गू बन के रहें। तो कोई भी सरकार, मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर ही मंथन चलेगा,
मोदी अमित शाह जैसे बड़े नेता बैठ के सोचेंगे कि इसके खिलाफ जाएं कि नहीं जाएं। अगर जाते हैं, मैं अगर आपकी बात 1% को मान लूँ कि सरकार चैलेंज करने का मूड बनाती भी है, तो सरकार को याद रखना पड़ेगा कि कोलिजियम सिस्टम को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के साथ अभी भी विवाद चल रहा है कि जजेस अपनी नियुक्ति खुद क्यों करते हैं, तो हमको कोलिजियम सिस्टम में बदलाव करना है। तो सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के इस संविधान पीठ के फैसले को चुनौती देगी, तो अगली जो पीठ बनेगी, संवैधानिक पीठ बनने की तो आसान काम नहीं है, वक्त लगता है। अगर अगली पीठ जब बनेगी और उसके बाद अगर कोई वो चैलेंज में जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो जो जजेस नए संविधान पीठ में होंगे वो आपकी बात मानेंगे, वो भी तब जब ये कहते हुए कि आप कोलिजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर रहे होंगे। अच्छा, अभी तक कैसे नियुक्ति होती थी ये भी थोड़ा सा दर्शकों को बता देगी। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति की ओर से ये नियुक्ति की जाती है, बहुत एक लाइन में है। तो इसका मतलब जैसा अभी सुमित जी ने आपको बताया, जिसकी भी सरकार रहती है, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल हैं, जिनकी सिफारिश करेंगे, जिस नाम को आगे करेंगे, तो अब इसमें यह कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री की सिफारिश से बना है, तो जिसको सिफारिश से बनाया गया वो उनकी बात सुनेगा क्या? इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और हाल के दिनों में ये क्यों हुआ इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन कैसे हटते हैं चुनाव आयुक्त, ये भी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। रिटायरमेंट और कार्यकाल पूरा होने के अलावा चुनाव आयुक्त कार्यकाल से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, उन्हें हटाया भी जा सकता है, उन्हें हटाने की शक्ति संसद के पास है। चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कुछ बेसिक जानकारियां जो मैं आपके लिए ये कुछ नोट्स बनाकर लाया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कब से होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव आयुक्त हैं ही, चल ही रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म में देखा जाए किस तरह, या अगले चुनाव आयुक्त को, या आपको लगता है इसको कुछ इसके कानूनी पहलुओं को आप बता पाएंगे कि कब से ये लागू होगा, किस तरीके से क्रियान्वयन इसका? देखिए, हमको इस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। मैं यथास्थिति की बात कर देता हूँ। वर्तमान में जो 3 चुनाव आयुक्त हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, बाकी 2 है, इनका कार्यकाल जब भी इनमें से किसी भी एक का खत्म हो रहा होगा, उसके पहले इस कमेटी को बनाना पड़ेगा। ये कमेटी का ऑफिशियल फॉर्मलाइजेशन कोर्ट ने तो कह दिया, सरकार को भी, क्योंकि अभी देश में विपक्ष का नेता कोई है नहीं। संसद की स्थिति ऐसी है कि लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता है नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी का नेता जरूर है, अधीर रंजन चौधरी, जो कि पर कोई विपक्ष के नेता का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। तो एक कमेटी का फॉर्मलाइज करके बाकायदा सरकार को या कानून मंत्रालय को, सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये 3 मेंबर कमेटी बन गई है। या तो कोर्ट का फैसला मान लें, या जो बात आपने पहले की कि इसके चैलेंज में जाए। अगर वो चैलेंज में जाते हैं तो उनको वापस सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, एक पिटीशन लगानी पड़ेगी चीफ जस्टिस की अदालत में और कहना पड़ेगा कि हमको एक नई संविधान और बड़ी संविधान पीठ चाहिए, क्योंकि ये 5 मेंबर की थी, तो इसको ओवररूल अब 7 मेंबर की ही कर सकती है। तो 7 बने, 9 बने, 11 बने, डिपेंड करता है कि कैसे कितने संख्या होगी। फिर वो पूरी नए तरीके से सुनवाई करेगी, फिर सारे पक्ष आएंगे, तो तब तक ये काम चलता रहेगा। तो क्या जो नई स्टेटस को क्रियान्वयन में समय लगेगा, लेकिन इसीलिए ऐतिहासिक कहा जा रहा है कि कोई भी बड़ा फैसला होता है तो फिर उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत समय लगता है, बहुत सारे दांवपेच होते हैं। जी, एक चीज कहना चाह रहा था कि भाई ये जरूरी है, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि इस देश के लोकतंत्र पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि देश में तानाशाही है, देश में मनमानी चल रही है, मनमर्जी चल रही है। बीते 75 सालों में ये प्रावधान था कोर्ट हमारे संविधान में कि जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति हो रही है, वैसे ही सीईसी की नियुक्ति भी होनी चाहिए, पर किसी ने नहीं किया। 55 साल कांग्रेस पार्टी रह के चली गई, वाजपेयी साहब रह के चले गए, चरण सिंह चले गए, मोरारजी देसाई चले गए, मोदी जी हो गए, इतने देवेगौड़ा हो गए, गुजराल हो गए, किसी ने नहीं किया, क्योंकि सबको लगता है कि यार वहां जो व्यक्ति बैठा है, चुनाव की जब बात आएगी तो मेरी पसंद का हो। जैसे संसद में, विधानसभा में होता है ना कि मेरी पसंद का स्पीकर होना चाहिए, कि कल अगर मामला फंसा तो मेरे पक्ष से फैसला सुना दे। तो एम्पायर को सब अपनी टीम में रखना चाहते हैं। 2 फटाफट शॉर्ट कमेंट आपके चाहूंगा। पहला ये, सीबीआई के प्रमुख की भी नियुक्ति इसी तरीके से होती है, उनकी निष्पक्षता पर तो अब भी सवाल खड़े होते हैं। अब फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, ऐसे कैसे तय होगा कि अब बहुत निष्पक्ष कोई आपको मिल जाएगा चुनाव आयुक्त के तौर, अगर यही आरोप लगने हैं? नहीं, आरोप लगाने वाले किसी पर भी लगाएंगे। मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा कदम उठाया गया है चुनाव सुधार की दिशा में, जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा। किसी भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि बार बार सरकारें हों, बार बार चुनाव देश जाए, देश में अवस्था बनी रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि जो चुनाव करा रहा है वो न्यूट्रल है, वो किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। और जो सरकारें बैठी हुई हैं उनको भी इस बात का खौफ होना चाहिए कि भाई हम जो कहेंगे वो होगा नहीं, हमारी मनमर्जी नहीं चलने वाली है, वहाँ न्यूट्रल आदमी बैठा हुआ है, हमको उसके हिसाब से, यानी हमको एक प्रोसेस में, हमको संविधान के दायरे में रह के काम करना होगा।
इसीलिए किसी पार्टी ने आज तक बनने नहीं दिया। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट को दखल देके करना पड़ा है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं ये अपील करना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका स्वागत करें और इस सिस्टम को, इस चुनाव सुधार को कैसे और मजबूत कर सकती हैं उस दिशा में सोचें। एक आखिरी सवाल ये कि शिवसेना को लेकर अभी जो भी लड़ाई चली और वो भी चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण रोल था। उद्धव ठाकरे तो यहां तक कह गए कि चूना लगाओ आयोग बोलिए, चुनाव आयोग मत बोलिए, और चुनाव आयोग को लेकर उनकी शिकायतें पहले से भी रही हैं। तो उनका कहना है कि निष्पक्षता से काम नहीं हो रहा है। ये वाला मुद्दा हाल के दिनों में और इस याचिका पर सुनवाई होना, फिर ये महत्वपूर्ण फैसला इस बेंच की तरफ से आना, इसको कैसे कनेक्ट करके देखते हैं? आपको लगता है कि जो वर्तमान राजनीतिक हालात थे उनकी वजह से इस फैसले को लिया जा रहा है? मेरे ख्याल से इनको जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान की जो पीठ थी ये 24 नवंबर को अपना फैसला रिजर्व कर चुकी थी। आज सुनाया है मार्च के महीने में, 1 मार्च को। हमको इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए प्रवीण कि शिवसेना के मामले को इससे अगर जोड़ के देखेंगे तो मेरे ख्याल से हम जाती करेंगे। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि शिवसेना का मामला जो था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला 24 नवंबर को रिजर्व किया था और आज फैसला सुनाया है। इसमें करीब 1.5-2 महीना, 3 महीने का समय निकल गया है। ऐसे में हमको ये कह देना कि शिवसेना के चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा, चुनाव आयोग पे जो उद्धव ठाकरे ने इल्जाम लगाए, उसके बाद ये फैसला लिया गया, ऐसा नहीं है। प्रशांत भूषण समेत कई लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, और आपको याद होगा एक ब्यूरोक्रेट थे, अरुण गोयल नाम है अगर आई एम नॉट रॉन्ग, उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया था। उनकी फाइल 24 घंटे के अंदर अप्रूव हुई थी। वो इधर रिटायर हुए ब्यूरोक्रेसी से और उधर उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उसके बाद ये लगा कि ऐसी क्या उत्सुकता थी कि इस आदमी को तुरंत बना दिया गया। अब तो ये तो पोस्ट रिटायरमेंट होती है, बाद में हो सकती थी या पहले हो सकती थी, अचानक ऐसे क्यों किया गया? वहां से सवाल खड़े हुए। क्या बीजेपी को या सत्तारूढ़ पार्टी को फेवरेबल थे गोयल साहब, अरुण साहब, इसलिए किया गया? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले आए और सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशन आई, अलग अलग लोगों ने लगाई, अलग अलग वजहों से लगाई, पर सबको क्लब करके सुना गया। 24 नवंबर को रिजर्व किया गया और आज सुनाया गया। अब मतलब मोटे तौर पर अगर आप शिवसेना को लेकर या शिंदे सेना को लेकर या जो फैसला चुनाव आयोग ने सुनाया उसका संदर्भ अलग था और चुनाव आयोग ने रीजनिंग दी। अगर वो रीजनिंग अगर आपको उद्धव ठाकरे को नहीं पसंद आई, कोर्ट में तो चैलेंज कर ही रहे हैं, याचिका में दी भी है, लड़ रहे हैं, वहां पे अलग फैसला आएगा उसका, तो जोड़ के नहीं देखना। आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग ज्यादा निष्पक्ष हो पाएगा? इस फैसले के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपनी टिप्पणी जरूर करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।